पैरोल बनाएगी इसलिए। आज उस व्यक्ति को 7 साल हो गए, 8 साल हो गए जेल के अंदर। 1 साल के बाद वो हकदार हो जाता है पैरोल का। इसको तो जाके मेरे ख्याल में 3-4 साल बाद पहली पैरोल मिली थी। तो पैरोल इसलिए बनाई जाती है कि पैरोल दी जाए लोगों को। बात राम रहीम की नहीं है, कोई भी कैदी हो सबको पैरोल का हक है। पैरोल के नियम है, नियमों के मुताबिक ही दी होगी। विपक्ष सवाल उठा रहा है तो नियमों को तब्दील करवा दे। राम रहीम जी की पैरोल जब भी हुई है चुनाव के एकदम पहले हुई है, और हर चुनाव से पहले जहां जहां इनका असर है वहां पर वो पैरोल मिली है। हम समझते हैं कि उनके बाहर आने का चुनाव से, चुनाव के परिणाम से एक लिंक जरूर है। गुरमीत राम रहीम की तरफ से जो इमरजेंसी पैरोल के लिए आवेदन किया गया है उसके अंदर किसी भी इमरजेंसी का या किसी भी आकस्मिक कारण का हवाला नहीं दिया गया है। राम रहीम को जो पैरोल देने की बात है उसमें उसकी डेट एंड टाइम का जो है वो मामला है, क्योंकि इलेक्शन से साथ साथ जो उसको पैरोल देने की बात करी गई है वो कहीं ना कहीं वोटर को इन्फ्लुएंस करने की जो बात है इसके बारे में कहा गया है। तो सरकारी रहमत है या फिर चुनावी आजादी, सजा है या पैरोल? राम रहीम को 4 साल में 11 बार कैसे मिली आजादी? हर बार क्यों चुनाव से जोड़ा जाता है यह पैरोल का कनेक्शन? हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और वोटिंग से ठीक 5 दिन पहले रेप और हत्या जैसे केस में सजा याफ्ता गुरमीत राम रहीम एक बार फिर से जेल से बाहर आने वाला है। बाहर आ गया है। चुनाव आयोग की शर्तों पर डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को पैरोल मिल गई। गुरमीत जेल से बाहर हरियाणा में नहीं रुकेगा। वो किसी राजनीतिक गतिविधि का हिस्सा भी नहीं बनेगा। सोशल मीडिया पर प्रचार भी नहीं कर सकेगा। गुरमीत ने 20 दिन की इमरजेंसी पैरोल मांगी थी। गुरमीत ने जेल विभाग को दिए आवेदन में कहा था कि वो यूपी के बरनाला आश्रम में रहेगा। राम रहीम को 4 साल में 11 बार पैरोल या फरलो अब तक मिली है। दिलचस्प बात यह है कि इसमें से 8 बार ठीक चुनाव से पहले रियायत दी गई। गुरमीत रोहतक जिले की सुनारिया जेल में बंद है। अब इस पैरोल को लेकर एक बार फिर से सियासत हिलोरे मार रही है। कैसे, अब वो समझिए। दरअसल राम रहीम के पैरोल का कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस ने बकायदा चुनाव आयोग से पैरोल रोकने की मांग की। आरोप लगाया कि चुनाव प्रभावित करने के लिए उनको पैरोल दी गई। अब सवाल यह कि बार बार चुनावों से ठीक पहले पैरोल क्या वाकई में सवाल नहीं है? उदाहरण के तौर पर 2.5 साल में राम रहीम पर सरकारी रहमत कैसे? 9 बार पैरोल, जेल में 2595 दिन और जेल से बाहर 275 दिन, फरलो 3 बार, पैरोल 6 बार। कब कब, कैसे कैसे, अब वो देखिए। 7 फरवरी 2022 21 दिन फरलो, 17 जून 2022 30 दिन पैरोल, 14 अक्टूबर 2022 40 दिन पैरोल। अब इसके बाद 21 जनवरी 2023 40 दिन, 20 जुलाई 30 दिन और इसके साथ साथ 20 नवंबर 2023 फिर 21 दिन फरलो, 19 जनवरी अगली तारीख 2024, गिनते जाइए 50 दिन। आप कहेंगे जेल में कितने दिन रहे साहब? यही तो सियासत है जो सवाल खड़े हो रहे हैं। 13 अगस्त 2024 21 दिन, 1 अक्टूबर 2024
20 दिन, यह है हिसाब किताब। तो क्या यह चुनावी कृपा है? 7 फरवरी 2022 इसका जिक्र हमने किया था। विधानसभा के चुनाव थे पंजाब में, 21 दिन फरलो मिली। इसके बाद 17 जून 2022 हरियाणा में नगर निगम के चुनाव थे, 1 महीने पेरोल। अब 14 अक्टूबर 2022 हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव, 40 दिन की पेरोल। अब 20 नवंबर 2023 राजस्थान विधानसभा चुनाव, 19 जनवरी 2024 लोकसभा के चुनाव का ऐलान, 16 मार्च 50 दिन की पेरोल। अब इसके साथ साथ 13 अगस्त 2024 हरियाणा में विधानसभा चुनाव, 1 अक्टूबर फिर से 20 दिन की पेरोल। अब इस पेरोल के खिलाफ कांग्रेस चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख रही है, रोकने की मांग कर रही है। वहीं सुनील सांगवान, ये वही हैं जो जेलर हुआ करते थे, जिनकी जेल में ये सजा याफ्ता सजा काट रहा था और उसे पेरोल इन्हीं जेलर साहब ने दी। तब वो कह रहे हैं अब मैं इस विभाग में नहीं हूं, मुझे नहीं पता कि उसने पेरोल मांगी है या नहीं। मैं राम रहीम की बात नहीं कर रहा हूं। किसी भी कैदी को एक कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक 90 दिन की पेरोल मिलती है। अगर 90 दिन में उसके पास 20 दिन बचे हैं तो पेरोल लेगा। यह है सुनील सांगवान, चुनावी पिच पर भी हैं, बीजेपी में आ गए। तो क्या बाबा पर रहमत कोई चुनावी कनेक्शन है? यह सवाल अपने आप में बड़ा है। हिरासत में राम रहीम क्यों नहीं, यह भी सवाल खड़ा हो रहा है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कुछ राजनीतिक बयान भी सामने आए हैं, पहले वो बयान आपको सुनाते हैं, फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। इस महकमे में नहीं रहा हूं, मेरी जानकारी में नहीं है कि उसने पेरोल मांगी है या नहीं मांगी है। मेरे को आपसे पता चला है कोई भी आम कैदी, नॉट ओनली राम रहीम, कोई भी कैदी कैलेंडर ईयर में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक 90 दिन की पेरोल का हकदार होता है। अब उसके 20 दिन बच रहे होंगे 90 दिन में, तो वो तो डिविजनल कमिश्नर डिसीजन करेगा कि उसको देनी है या नहीं देनी है। इसमें मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। तो फिर पेरोल बनाई किस लिए है? पेरोल बनाई किस लिए है? आज उस व्यक्ति को 7 साल हो गए, 8 साल हो गए जेल के अंदर। 1 साल के बाद वो हकदार हो जाता है पेरोल का। इसको तो जाके मेरे ख्याल में 3-4 साल बाद पहली पेरोल मिली थी। तो पेरोल इसलिए बनाई जाती है कि पेरोल दी जाए लोगों को। बात राम रहीम की नहीं है, कोई भी कैदी हो सबको पेरोल का हक है और सभी पेरोल पर जाते हैं। पेरोल के नियम है, नियमों के मुताबिक ही दी होगी। पक्ष सवाल उठा रहा है तो नियमों को तब्दील करवा दे। देखिए, राम रहीम जी की पेरोल जब भी हुई है चुनाव के एकदम पहले हुई है, और हर चुनाव से पहले जहां जहां इनका असर है वहां पर वो पेरोल मिली है। हम समझते हैं कि उनके बाहर आने का चुनाव से, चुनाव के परिणाम से एक लिंक जरूर है, और हम उम्मीद रखते हैं, हम आशा करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं कि अगर वो कोई भी फैसला या इशारा करते हैं तो वो एक ऐसा फैसला या इशारा हो जो जनता को, प्रदेश को फायदा देता हो, आगे बेहतरी की तरफ लेके जाए। बिल्कुल। पिछले दिनों जो एप्लीकेशन आवेदन लगा है पैरोल के लिए, उसमें ये भी जिक्र आया है कि इमरजेंसी पैरोल के लिए आवेदन किया गया, क्योंकि जब आदर्श आचार संहिता लागू रहती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायतों के अनुसार किसी भी सजा याफ्ता कैदी को पैरोल देने से पहले कंसल्ट करना जरूरी होता है इलेक्शन कमीशन से, या मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो हैं उनसे कंसल्ट करना जरूरी होता है। तो ऐसा सुनने में आया है कि हरियाणा सरकार की तरफ से जो गुरमीत राम रहीम का पैरोल आवेदन है उसको मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास भेजा गया था कंसल्टेशन के लिए, और उसके बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो हैं हरियाणा के, उन्होंने हरियाणा सरकार से पूछा था कि इसमें आकस्मिक क्या है या ऐसी इमरजेंसी क्या है, क्योंकि ऐसा भी मीडिया रिपोर्ट से मालूम हुआ है कि गुरमीत राम रहीम की तरफ से जो इमरजेंसी पैरोल के लिए आवेदन किया गया है उसके अंदर किसी भी इमरजेंसी का या किसी भी आकस्मिक कारण का हवाला नहीं दिया गया है। कांग्रेस सवाल तो उठा रही है लेकिन दबी जुबान में।
हौले हौले। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। पवन गोयल साहब बीजेपी के चेहरे हैं, एचएन उपाध्याय साहब कांग्रेस के चेहरे हैं, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रमोद जी इस कार्यक्रम का हिस्सा, साथ ही साथ राकेश भड़ाना जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा, आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पवन गोयल साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, प्लीज। गोयल साहब, मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त है, प्लीज अगर गाड़ी को अगर आप थोड़ा सा ब्रेक लगा पाए। थोड़ा टाइम लगेगा सर, बीच में सेंटर में ट्रैफिक जाम है, अदर वक्त अच्छा लगा लेते हैं। तो मैं चाहूंगा गुफ्तगू आपसे सभी तभी शुरू करें जब आप थोड़ा सा विराम लगाएंगे, तभी हम आपसे बातचीत कर पाएंगे। लेकिन पहले प्रमोद जी आपके पास आना चाहूंगा। पहले बीजेपी से मैं पक्ष लेना चाह रहा था, लेकिन पहले आपसे समझना चाहेंगे क्या यह सामान्य बात है, क्योंकि एक एक करके हमने आंकड़ा, जब जब पेरोल मिली, फरलो मिली, यह सजा है या पेरोल है? यह सामान्य कैदी के लिए भी यही होता है क्या? प्रमोद जी प्लीज, प्रमोद जी का ऑडियो। पैरोल या फरलो जो है किसी कैदी को नहीं मिलता है, और यही वजह है कि जब माननीय उच्च न्यायालय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में गया मसला को, तो वहां पे हाई कोर्ट का ओपिनियन था कि भाई इस तरह का आप पैरोल या फरलो आप नहीं दे सकते हैं, आप उसको देखिए कि वाकई में वो जरूरी है और उसकी आवश्यकता है, तभी आप उस पर कंसिडर कीजिए। देखिए अभी साधारण तौर पे इस तरह का पैरोल नहीं मिलता है, लेकिन राम रहीम को निश्चित रूप से स्पेशल क्राइटेरियन रखा गया है। हालांकि लॉ ये कहता है कि आप 1 साल में 90 दिन पैरोल ले सकते हैं। यदि कोई सजा आपका है तो उसमें उसको है राइट, क्योंकि उसमें छुट्टियां मिलती है। और लेकिन साथ साथ में जो जेल मैनुअल है उसमें यह भी देखना चाहिए कि आदमी यदि प्रोफेशनल क्रिमिनल है, कोई एक क्राइम हो तब तो चल सकता है, इस पे काफी में कन्विक्शन हो चुका है, सजा आपका है। इतना आसान होता है प्रमोद जी? मैं इतना समझना चाह रहा हूं, क्योंकि 275 दिन कोई व्यक्ति जेल से बाहर रहे तो फिर तो जी देखिए, सामान्यतः जो जेल मैनुअल के हिसाब से 1 साल में 90 दिन पैरोल ले सकते हैं। उसमें मैनुअल में है, और इसमें टोटली डिस्क्रेशन है जो जेल अथॉरिटी का है। क्या ये आम कैदी के लिए भी जो है ऐसी सहूलियत दिखाई देती है आपको? नहीं, आम कैदी में आज तक क्या, मेरी जो है करीब 30-32 साल की प्रैक्टिस हो गया वकालत में, तो मैंने किसी कैदी को राम रहीम के अलावा किसी को भी नहीं देखा कि इतना फ्रीक्वेंट जो है वो पैरोल मिलता है। पैरोल निश्चित रूप से इनको जिस तरह से विशेष दिन में मिला गया है, उसमें ये साबित होता है कि इन पर प्रशासन का विशेष कृपा है। देखिए अभी जो है इलेक्शन कमीशन का वो लगा हुआ था, जो वहां के चीफ जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने भी इनको ऑथराइज कर दिया है, उन्हें अलाउ किया है कि आप इनको दीजिए, क्योंकि उसमें जो कंडीशन है 3 कंडीशन कि आप उसमें कोई इलेक्शन को प्रभावित नहीं कीजिएगा, आप हरियाणा में नहीं रहिएगा। लेकिन वकील साहब, क्या ये कोई सवाल नहीं बनता कि भाई आप अभी 13 अगस्त को ही 21 दिन की फरलो पर आए और अब एक बार फिर से आपको पेरोल मिल रही है? निश्चित रूप से यह सवाल आता है। दूसरा सवाल यह भी आता है, आखिर क्या वजह है कि आपको हमेशा इमरजेंसी उसी वक्त होता है जब हिंदुस्तान में कोई ना कोई इलेक्शन होते रहता है। आप देखिए यह है, लेकिन ये सब के बावजूद भी प्रथम दृष्टया ये देखता है कि इन पर विशेष कृपा है, लेकिन कानून जो है इसमें कोई अवरोध नहीं करता है। जो जेल मैनुअल है, जो उसमें अथॉरिटी कहता है कि जब सजा आपका है तो उनको यदि कुछ मांग रहे हैं और उनको सुधार करने के लिए यह दिया जा सकता है। इसलिए कानून में अवरोध नहीं है। इसीलिए जब माननीय उच्च न्यायालय में यह मसला गया, ये राम रहीम का ये मसला गया था और पैरोल से ही रिलेटेड गया था, तो उसमें जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का यह ओपिनियन था कि आइंदा यदि आप पैरोल कंसीडर करते हैं तो इनकी आवश्यकता को देखते हुए करें। अब यहाँ पे जो सवाल होता है कि ना तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इनको मना किया ना हाँ किया। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट भी दुविधा में था। एक तरफ तो इजाजत देता है कानून और इसमें कोई कोर्ट का परमिशन लेने की जरूरत नहीं है,
इसमें जेल अथॉरिटी को ही, जो कमिश्नर लेवल का रैंक के हैं, उनको विशेषाधिकार है कि 1 साल में 90 दिन दे सकते हैं। अभी जो राम रहीम का 20 दिन बाकी है 1 साल में 90 दिन जी, तो ऐसी विशेष स्थितियों में यदि वो मांगा है तो वो मिला है। लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल बिल्कुल उठता है कि आखिर आपको इलेक्शन के टाइम में ही विशेष परिस्थितियां क्यों आती है? यही सवाल बनता है। और इसके साथ साथ पवन गोयल साहब, सर ऑडियो आ रहा है मेरा? जी जी, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। मैंने कहा सर बधाई हो, बाबा बाहर आ गया। देखिए बाबा जी बाहर आ गए। बाबा जी नहीं, बाबा राम रहीम बाहर आ गया, सजा याफ्ता है सर वो। जी जी, आप बात तो सुनिए तिलक जी। राम रहीम के बाहर आ जाने से कोई भारतीय जनता पार्टी को तो कोई बेनिफिट नहीं है। जमानत दी कोर्ट ने, जेल में सजा सुनाई कोर्ट ने, जेल में गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार के राज में। एक महत्वपूर्ण बात, हरियाणा में राम रहीम आ नहीं सकता, हरियाणा चुनाव के लिए कोई स्टेटमेंट राम रहीम दे नहीं सकता। अच्छा। उस आरोपी के लिए, आरोपी जी आप सुन लीजिए, आरोपी नहीं, सजा याफ्ता है सर। आप बार बार थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, सजा याफ्ता है। बिल्कुल जो उसके ऊपर आरोप है, जैसे संगीन जुर्म है, मेरी नजरों में, मैं उनका कोई फेवर नहीं कर रहा, मेरी नजरों में वो बलात्कारी है जी, तभी वो सजा 20 साल की काट रहा है। हाँ। मैं उसका कोई फेवर नहीं कर रहा और मैं उसे कोई सम्मान भी नहीं दे रहा। मैसेज नहीं जाता इससे। आप एक बात बताइए, क्या वो भारतीय जनता पार्टी का स्टार प्रचारक है क्या? क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा में प्रचार करेगा? तब तो मैं मानता भी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसे कोई वैल्यू दे रही है, कोई कंसीडर कर रही है। जो पेरोल जो बार बार मिलती है ना, एक तरफ रेप और ये तो कानून पर है, दूसरी तरफ गुनहगार गुरमीत सरकारी आजादी रेवड़ी की तरह बरसती है। ये सब कुछ संजोग है। जी, अब मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूं। क्या अभी वकील साहब ने बताया 90 दिन की पैरोल, और 90 दिन की पैरोल 1 साल में भी 20 दिन बचे हुए हैं। क्या अगर 100 दिन की मिल जाती पैरोल तो ये कानून पट्टी सोचती है? अभी तो 100 दिन भी नहीं मिले, 70 दिन मिले हैं। और अगर कानून ने पैरोल दिए तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना है? और भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं हरियाणा में, तो समझ में आती है कि भारतीय जनता पार्टी देना नहीं। हरियाणा में एक मिनट सर, हरियाणा में चरखी दादरी से आपके एक उम्मीदवार हैं बीजेपी के, सुनील सांगवान, नाम सुना है आपने? जी सुना। जी जी, जानते हैं आप ये कौन है? जी बताइए। नहीं, आप अगर जानते हैं तो आप कह रहे हैं क्या चुनावी कनेक्शन है, तो मैं समझना चाह रहा था आपसे। ये सुनील सांगवान पूर्व अधीक्षक, पूर्व जेलर रहे हैं उसी सुनारिया जेल के जहां पर राम रहीम कैद था। 6 बार पेरोल फरलो इन्होंने ही दी थी। अब ये बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, आपने इनको टिकट दिया है, जेल अधीक्षक थे। प्लीज कंटिन्यू। जी जी, देखिए पहली बात तो सांगवान और राम रहीम, कोई सांगवान राम रहीम नहीं है। सांगवान भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं। हाँ। उन्होंने पैरोल दी थी तो कोई उनके मतलब कानून भी तो उसमें कोई चीज है, जजेस भी तो कोई चीज है। हाँ। तो अगर पैरोल के नियम की धज्जियां उड़ाकर अगर सांगवान जी ने दी थी तो मैं सांगवान जी को आरोपी कहूं ना? क्या 90 दिन से ज्यादा उनको कोई कनेक्शन नहीं है? मैं इसको कोई कनेक्शन से नहीं जोड़ता। कानून प्रक्रिया 2 साल में ही 300 एक मिनट सर, 2 साल में ही 553 दिन की पेरोल फरलो की मंजूरी मिल गई जी, है ना सर? एक दिन तो पहले 20 दिन की पेरोल को अगर जोड़ दूं मैं तो ये 273 दिन संख्या पहुंच जाती है सर। यानी इस पेरोल के बाद गुरमीत 9 महीने 12 दिन जेल से बाहर बिताने का वक्त हो जाएगा। और आंकड़ा दूसरा, 2020 से 2022 तक गुरमीत को सिर्फ 1 दिन 12 घंटे की पेरोल मंजूरी मिल गई थी। एक दिन में चुटकी बजाते ही। जी तिलक जी, क्या ये जो पैरोल दी थी ये भारतीय जनता पार्टी ने दी थी या आप जो पैरोल दे रही है क्या ये भारतीय जनता पार्टी? सर मैं तो आपको बता रहा हूं, जो चरखी दादरी से आपके उम्मीदवार हैं बीजेपी के सुनील सांगवान, वो उस समय जेलर थे और उन्होंने ही बकायदा 6 बार पेरोल और फरलो दी। आप चेक कर लीजिएगा सर। मैं आपके आंकड़े को झुटला नहीं रहा, मैं आपके आंकड़े को कोई चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह क्या है, बाबा राम रहीम सांगवान जी जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं उनके लिए प्रचार करने गए हैं क्या?
मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, क्या राम रहीम भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में प्रचार कर रहे हैं? मेरा दूसरा सवाल सिर्फ यही है। उपाध्याय जी सुना आपने, पवन गोयल साहब कह रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, एक मिनट उपाध्याय जी, एक मिनट, ये राहुल गांधी को नहीं बताया बाबा राम रहीम के बारे में? बोल नहीं रहे मंचों से, वो तो रोज सुबह शाम अडानी अडानी अडानी, अंबानी अंबानी अंबानी, बोलो एक शब्द बाबा राम रहीम को लेकर भी बोल दे। नहीं उपाध्याय जी, क्या हुआ, हलक सूख जाता है क्या आप लोगों का? तिलक जी, हाँ, आपसे पहले आपको बहुत बहुत नमस्कार। बहुत दिन बाद आपसे भेंट हुई है, आपका चेहरा देखने के लिए हम भी तरस रहे थे। दूसरी बात, आपकी बुलंद आवाज सुनने के लिए भी तरस रहे थे। और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के गोयल जी कह रहे थे, आज कांग्रेस पार्टी आप ही बता रहे थे चुनाव आयोग में अपील की है तो उसको पेरोल न दिया जाए। नहीं, अपील तो मजबूरी हो जाती है सर, जनता पब्लिक कहती है कि भाई आप लोगों की तस्वीरें रही है ना, बाबा राम रहीम को ये बनाया किसने, उसमें बहुत बड़ा योगदान कांग्रेस का रहा। देखिए तस्वीरें दिखाऊं आपको बड़े नेताओं की। अब इनकी क्या करतूत रही क्या नहीं, अब नहीं इनको पता चल रहा है। इनको तो आजादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिल रही है। आप बताइए, जो जेलर का नाम ले रहे हैं, उन्होंने 6 बार इनको पेरोल दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी उच्च नेतृत्व के कहने पर दिया था। उसी को उपकृत करने के लिए उनको टिकट दिया गया वहां पर। और उपाध्याय जी मेरे सवाल को घुमा गए आप। मैंने कहा राहुल गांधी को नहीं बताया क्या इसको पेरोल मिल गई है सजा याफ्ता को? सबको पता है भैया। तो वो राहुल गांधी मन से अडानी अंबानी अंडानी अंबानी अंडानी अंबानी बोल रहे हैं, लेकिन बाबा राम रहीम का नाम नहीं ले रहे, क्यों? मैं ये जानना चाह रहा हूं। तिलक जी, राहुल जी सब पर बोल रहे हैं। नहीं तो एक शब्द तो बुलवाओ राम रहीम पर, एक शब्द तो बुलवाओ। राहुल जी तो कह ही रहे हैं। नहीं, कहां कहां दिखाओ मुझे, आप दिखाइए। राम रहीम जैसे बलात्कारी और ड्रग्स माफियाओं जो अडानी जी के एयरपोर्ट से पकड़े जाते हैं, इनका हाथ जो है बीजेपी के साथ है। और पूरी हरियाणा की आपका साथ रहा नहीं रहा राम रहीम? जवाब देगी। आपके साथ रहा नहीं रहा? पंजाब चुनाव के वक्त आपको समर्थन किया कि नहीं किया? कैप्टन अमरिंदर के साथ तस्वीरें रही कि नहीं रही? दिखाओ। उसके बलात्कार का आरोपी कब सिद्ध हुए? भारतीय जनता पार्टी की जब से 10 साल की सरकार है तब न। और वो काम भी संभवतः उसी समय किया। तो हमारे समय में जब ये अपराधी रहे होंगे तो उनको सजा मिलती। और जब अब पता चल रही है कि इनको सजा मिली, इसको क्यों बचा रही है सरकार? आप जानते हैं कि इनके लाखों अनुयायी हैं हरियाणा, आसपास पंजाब। जब हरियाणा, पंजाब या पूरे देश में लोकसभा चुनाव हो, अपराधियों को बचाने में आप लोगों का कोई योगदान नहीं रहा उपाध्याय जी। हम लोग अपराधियों को नहीं बचाते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की आदत है। उदाहरण दूं जी, आप उदाहरण दीजिए। वो कानून के तहत होंगे, लेंगे। मैं कानून के तहत ही बता रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ। इस तरह हम गलत संविधान बता रहा हूँ उपाध्याय जी, दबाव में नहीं बता रहा हूँ। राकेश भड़ाना जी के पास जाऊँ उससे पहले उदाहरण दे देता हूँ आपको। आप लोग खेल खेल रहे हो ना सर, जनता सब देख रही है। रुक जाइए एक मिनट। ये मुख्तार अंसारी का नाम तो सुना होगा? मुख्तार अंसारी का नाम तो सुना होगा जी। पंजाब में वो किसका दामाद था? अरे भाई, पंजाब में वो जेल गए थे, हमारा उनका गए नहीं थे, गया था। वो किसका दामाद था वहां पर पंजाब में? भाई क्या प्रियंका गांधी को कौन चिट्ठियां लिख रहा था कि इसको यूपी भेजो? तब चिट्ठी नहीं पड़ी थी आप लोगों ने? बात कह रहे हैं तिलक जी, हम लोग कभी समर्थन नहीं करते हैं। तो फिर कौन समर्थन कर रहा था पंजाब में? किसने रोका था पंजाब में उसको? किसका दामाद था पंजाब में वो? जब आप पुरानी बात कहेंगे कि वर्तमान समस्या का हल कैसे होगा, हाँ, तो ये मत बोलिएगा कि सर हमने किया। राम रहीम जी एक समस्या है वहां पर। ठीक, राम रहीम जी वहां के लिए एक समस्या है। वहां की महिलाओं की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, ड्रग्स माफियाओं के लिए एक जो है सहयोगी है। राकेश भड़ाना, एक मिनट सर, एक मिनट सर, मैं तो आप लोगों के सामने बस आईना लेकर आ जाता हूं उपाध्याय जी, है ना? जिस दिन राहुल गांधी जी बोलेंगे तब मैं मानूंगा कि हाँ आप लोग विरोध में आए हो। जैसे रोज माला लेकर चल रहे हो ना आजकल, अडानी अंबानी अडानी अंबानी। एक बार बुलवा दीजिएगा बाबा राम रहीम। राकेश भड़ाना जी, समस्या है हरियाणा की, उस पर तो बोल ही रहे हैं। जो डबल इंजन की सरकार ने 10 साल में दिया है, सर एक मिनट, बेरोजगारी, हो गया उपाध्याय जी, एक मिनट। अभी उपाध्याय जी का ऑडियो, राकेश भड़ाना जी का ऑडियो रहेगा। राकेश जी,
जी। ये बाबा राम रहीम का क्या लगता है आपको, क्या चुनावी कनेक्शन? सजा है, मजा है, चुनावी आजादी है, सरकारी रहमत है, क्या लगता है आपको? तिलक जी, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जा रही है, ये सबको पता है। हाँ, मुझे बताया कांग्रेसियों ने कि हम आ रहे हैं, कांग्रेस आ रही है। आप पहले आप मेरी पूरी बात सुने तो सही, तो तभी तो पूरी बात सुनेंगे, तभी तो आप बोल रहे ना। नहीं, आपने कहा बीजेपी जा रही है तो कांग्रेस आ रही है ना। कांग्रेस क्यों आ रही है? मैंने कांग्रेस कहा है क्या? मैं कह रहा हूँ आम आदमी पार्टी आ रही है। अच्छा, मुझे लगा शायद आप कह रहे कांग्रेस आ रही है। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हो गए जो कांग्रेस आ रही है, मैं तो कह नहीं रहा। नहीं, मैं तो आप कह रहे बीजेपी। आप पहले पूरी बात सुनो ना, आप पहले मेरी पूरी बात सुनो, यहाँ पे बोल लो, फिर हमें क्यों बैठा रखा है आपने यहाँ पे? नहीं राकेश जी प्लीज गुस्सा मत होइए, बाबा बाहर आ गए। आप पहले मेरी पूरी बात, आप मेरी बात होने नहीं दे रहे, आप अपनी बातें बीच में बोले प्लीज। राकेश, आपने जो क्वेश्चन किया उसका आंसर सुन लो तिलक जी पहले। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा से जा रही है, ये तय हो चुका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो किया नहीं, जो कहा था वो करके नहीं दिखाया। तिलक जी, वही भारतीय जनता पार्टी नए नए जो ड्रामे कर रही है, कभी बाबा राम रहीम को बाहर लेके आ रही है, ये सब पूरा हरियाणा जानता है कि राम रहीम के और भारतीय जनता पार्टी के क्या कनेक्शन है और क्या भारतीय जनता पार्टी। कभी आप ही मुझे बता रहे थे कि सागवान जी को इन्होंने टिकट दे दी जिन्होंने 7 बार पैरोल दी थी। ये तो भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो पूरे हरियाणा के सामने आ गया, क्योंकि अपराधी को बार बार बाहर लाना और जिस तरीके से जो हमारी महिलाएं हैं, जो बहन है, जो माताएं हैं, उनको जिस तरीके से अपमान, ये महिलाओं की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, और राम रहीम के बाहर आने का मतलब है कि महिलाओं को अपमान करना। तो इसलिए तिलक जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बाबा का सहारा ले रही है। जो इन्होंने अपने वादे किए थे हरियाणा में, चाहे वो बेरोजगारी का हो, चाहे युवाओं को नौकरी देने की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे चिकित्सा की बात हो, चाहे महिलाओं को सुरक्षा देने की बात हो, चाहे हरियाणा में, पूरे हरियाणा में सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात हो, तो तिलक जी वो तो ये सब पूरे कर नहीं पाए। अब सत्ता के लालच में अब ये नए नए ड्रामे ला रहे हैं कि राम रहीम को बाहर ले आओ। कभी नरेंद्र मोदी जी आते हैं हरियाणा में, कुरुक्षेत्र में अभी आए थे, जिस कुरुक्षेत्र में हरियाणा में आके ये कोयला घोटाला की बात करते थे कि कोयला घोटाले में सबसे नंबर 1 जिसपे मुकदमा दर्ज था, और उनको अपने साथ में बैठाते हैं नवीन जिंदल को, और हरियाणा के लोगों को एक धमकी देते हैं कि अगर आपने वोट नहीं दी तो हिमाचल जैसा हाल हो जाएगा। मैं इस चैनल के माध्यम से और आम आदमी पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूँ कि हरियाणा में जो 10 साल कांग्रेस ने और भारतीय जनता पार्टी ने 10-10 साल शासन किया, वो शासन लोगों को, सब लोग जानते हैं कि उन्होंने किस किस तरह के कारनामे हरियाणा में करे। क्या करे कारनामे? देखिए, सब जानते हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में लूट मचाई। नहीं, कांग्रेस ने क्या लूट मचाई? नहीं, मैं कांग्रेस से भी आ रहा हूँ अभी। कांग्रेस ने भाई भतीजेवाद की राजनीति, खर्चा पर्चा की राजनीति। अच्छा, खर्चा पर्चा। एक ही हरियाणा में एक ही जिले में विकास होना, 10 सालों में एक ही जिले में नौकरियां देनी, एक ही समाज के लोगों को नौकरियां देनी, जिस तरीके से भ्रष्टाचार हरियाणा में नंबर 1 था, हर जगह दुकानें खुली होती, दलाल नंबर 1 पे थे कांग्रेस में, आप जानते हैं। अच्छा, कांग्रेस में दलाल नंबर 1 थे? नहीं, कांग्रेस में थे तो सही। आप कोई भी काम कराते थे, बिगर पैसे के काम नहीं होते थे, नौकरियां लगती थी, वो पैसों से लगती थी। एक ही जिले के 70% विकास, आंकड़े कह रहे, मैं नहीं कह रहा, 70% विकास अगर कहीं हुआ तो एक ही जिले में हुआ, तो पूरा रोहतक की बात कर रहे हो आप? हाँ, मैं रोहतक की बात कर रहा हूँ। रोहतक के मुख्यमंत्री थे, तो रोहतक में सारा विकास हुआ, पूरा हरियाणा इस बात को जानता है। तिलक जी, दूसरी बात मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने देख लिया हरियाणा में। अच्छा राकेश जी, एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा था, ये कांग्रेस के बड़े नेता बाबा राम रहीम का नाम क्यों नहीं ले रहे, क्या लगता है? देखिए, मैं इस बारे में तिलक जी नहीं कहना चाहता, वो उनकी अपनी राजनीति है, वो अपने तरीके से चलना चाह रहे होंगे। मैं तो इसको नहीं, कोई तो वजह होगी। बढ़ाना जी, आप बता रहे हो कि कांग्रेस में दलाल घूमते थे और भ्रष्टाचार होता था, इतना तो बता दीजिए, राम रहीम को लेकर इतने नर्म क्यों है कांग्रेसी, क्या लगता है? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज हरियाणा में चुनाव है और राम रहीम हरियाणा में रहते हैं, हरियाणा से संबंध रखते हैं। मैं तो सिर्फ तिलक जी ये कहना चाहता हूँ, जो हमारी 5 गारंटियां है, हमारी शिक्षा की जो गारंटी है हमारी, जो अरविंद केजरीवाल जी ने हरियाणा में दी है, या चिकित्सा की जो शानदार है, हमें हॉस्पिटल्स बनाने, मोहल्ले क्लिनिक बनाने हैं, चाहे हम बिजली फ्री की बात करें, हम हरियाणा में बिजली फ्री का जो मुद्दा है वो तो ठीक है सर, आप भी फ्री दे रहे हो, कांग्रेस भी फ्री दे रही है, लेकिन ये उपाध्याय जी, उपाध्याय जो बात एक मिनट राकेश जी, थोड़ा मामले को दूसरी दिशा में ले गए। मैं जानना चाह रहा था कि कांग्रेस क्यों नहीं, कोई कह रहे कांग्रेस वालों से पूछो कांग्रेस का मतलब, लेकिन वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार तो दोनों ने मिलकर किया। उपाध्याय जी कुछ कहना चाहेंगे?
देखिए, हमारी पार्टी हुड्डा जी की जब 10 साल की सरकार थी, हाँ। तो शिक्षा के लिए, चाहे अस्पताल के लिए, सभी सड़कों के लिए बहुत विकास कार्य किए। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, 13 स्टेट यूनिवर्सिटियां बनाई इन्होंने इस 10 साल में। न तो एक यूनिवर्सिटी बनाई सरकारी, न तो कोई मेडिकल कह रहे हैं आपने जो है भ्रष्टाचार किया, आपके सरकार में दलाल घूमते थे, और दूसरा उन्होंने कहा कि एक ही जिले में विकास हुआ 70%। आंकड़े बताते यही कह रहे थे ना भड़ाना जी आप? भड़ाना जी की बात का हम नहीं जवाब देंगे। क्यों? आप ये जान लीजिए कि आम आदमी पार्टी के आधे दर्जन से अधिक मंत्री विधायक जेल में हैं। कौन किसने भ्रष्टाचार किया वो खुद आप देख लीजिए। सर जेल से बाहर आ गए सर, सबको जमानत बाहर आ गए। वो भारतीय जनता पार्टी में, हरियाणा में सरकार कांग्रेस की संभावना को कमजोर करने के लिए बाहर किया, चाहे राम रहीम बाबा हो चाहे आम आदमी पार्टी के नेता। सर देखिए, अब आप फिर उनको बी टीम बोल रहे हो जी। आप साबित क्या करना चाह रहे हो? बीजेपी की बी टीम है। पार्टियां, जितनी क्षेत्रीय पार्टियां चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी की छोटी छोटी 1-1, 2-2, 3 आपके साथ होते हैं तब बी सी डी नहीं होते सर। ये वो बी टीम तो है ही है वहां पर। नहीं, आप साबित कर दीजिए बी टीम कैसे है। अरे भाई, केजरीवाल जी को देखिए, ईडी ने बहुत पहले दे दिया था जमानत, फिर उनको सीबीआई में फंसाया, तो अब इसी समय तुरंत जो है चुनाव के समय जल्दी इनको याद आई, छोड़ दिया गया। तो यही सब समझिए। मतलब राम रहीम बाहर आए तब दिक्कत, केजरीवाल बाहर आए तब दिक्कत आपको? नहीं, आने पर दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइमिंग की बात पहले ही आना चाहिए था उनको, और पहले आना चाहिए था। ओके भड़ाना जी, ये कह रहे हैं कि आप लोग भ्रष्टाचार की बात करते हो, आपके तो सारे मंत्री विधायक जेल में हैं और आप लोग बीजेपी की बी टीम है, इसलिए केजरीवाल बाहर आए हैं। अच्छा, हम बीजेपी की बी टीम में ये पूरा देश जानता है, पूरा देश इस बात को जानता है कौन बी टीम है और कौन ए टीम है। धर्मराज जी, मैं इनसे कहना चाहता हूँ भ्रष्टाचार की बात करें, जब इनकी पार्टी में नारायण राणे महाराष्ट्र से, कुलदीप बिश्नोई हरियाणा से, नवीन जिंदल हरियाणा से, अजीत पवार महाराष्ट्र में, देश में कितने ऐसे उदाहरण हैं जो इनकी पार्टी में आ जाते हैं तो वो गंगा जी में नहा जाते हैं, और बाकी कहीं और रहते हैं तो वो भ्रष्टाचारी होते हैं। पूरा देश इस बात को जानता है। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ धर्मराज जी, भारतीय जनता, हमारे हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं, हरियाणा की अगर हम बात करें, देखिए हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के राज में 200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ फरीदाबाद में नगर निगम में। उसका मुद्दा हमने बहुत जोर शोर से उठाया। कांग्रेस पार्टी ने एक भी स्टेटमेंट उस पर दिखा दे कि इनके प्रदेश के जिले के नेताओं का एक भी स्टेटमेंट हो, क्योंकि 10 साल के शासन में जो बीजेपी ने किया उनमें ए और बी का काम किसी ने किया तो वो कांग्रेस ने किया, और 10 साल के पिछले शासन में अगर किसी ने काम किया ए बी का तो उसको बीजेपी के साथ मिलकर, कांग्रेस की सरकार से बीजेपी ने मिलकर। आम आदमी पार्टी ने जो पिछले 5 सालों में संघर्ष किया, चाहे किसानों की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, की बात हो, सबसे ज्यादा मुद्दे हम लोगों ने समझ में नहीं आ रहा कौन ए टीम है कौन बी टीम है, ये समझ में नहीं आ रहा। अरे जनता समझ रही है जिसको वोट देना है। आप बताइए कि पिछले कई चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कितनी वोट पाई थी वहां पर, और लोकसभा चुनाव में ठीक है हम लोग मिलकर लड़े, लेकिन उतना सफलता का प्रतिशत नहीं रहा है। मतलब दिल्ली में आप ही के तो पैरों तले जमीन खींची ना इन्होंने, पंजाब में भी आप इनको बार बार राजनीतिक हैसियत की याद दिलाते हो। आपके सर सत्ता से बेदखल आपको किया, बढ़िया से नहीं, आप आम आदमी पार्टी को राजनीतिक हैसियत याद दिलाते हो। सत्ता से बेदखल दिल्ली में आपको किया इन्होंने, पंजाब को आपको किया। ठीक है, जनता ने बेदखल किया, कोई पार्टी नहीं बेदखल की, तभी ना वहां पर मुख्यमंत्री रोज बदले जा रहे हैं। बार बार आप ये बार बार बीजेपी की बी टीम क्यों बोलते हैं आम आदमी पार्टी को? देखिए सरकार कई मामलों पर इनका जो है वो दिखाई देता है कि सत्ता के दबाव में ये रहते हैं। ठीक है, जब चुनाव होता है कांग्रेस पर वार करना हो तब उठ कर आ जाएंगे, जहां पर चुनाव लड़ना हो, अब जैसे आम आदमी पार्टी जैसे हमारे भाई कह रहे प्रवक्ता जी, और हरियाणा में तो हमने भाई उनको काफी मौका दिया था, लेकिन उतना वोट प्रतिशत नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। तो हरियाणा में केवल बीजेपी और कांग्रेस का ही चुनाव है, हम तो कह रहे हैं बीजेपी भी नहीं है, राकेश केवल एकमात्र कांग्रेस दिखाई दे रही है। जल्दी से फिर पवन जी आपके पास आ रहा हूँ। वहाँ से कांग्रेस ही कांग्रेस है हरियाणा में, हम 80 सीट जीत रहे हैं, बाकी सुन लो मेरे भाई, 80 सीट तो कभी आपने जीतनी, सुन लो मेरी बात मेरे भाई,
मैं तिलक जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ इनकी जनरल नॉलेज के लिए। मुझे लगता है कांग्रेस के हरियाणा के प्रवक्ता नहीं है। अभी इनसे हमारे इंडिया गठबंधन में हमारा वो था, लोकसभा मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। इनसे पूछो कि 5 लोकसभा की जो सीटें जीते वो किसके रहमो करम पे जीते हैं? वो आम आदमी पार्टी के रहमो करम पे जीते हैं, क्योंकि इनके पास आप बदल गए। अरे भाई, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप सुन लो पहले। 5 लोकसभा, अरे सुन तो लो मेरे भाई, 4 प्रदेश अध्यक्ष आपके बदल गए, संगठन नाम की आपके पास कोई चीज है नहीं। आम आदमी पार्टी का संगठन था, 40,000 लोग संगठन से जुड़े हुए हैं। आपने हमारे कंधे में धर के बंदूक चलाई, पिछली बार बंदूक चलाई और 5 लोकसभा जीत गए। पिछले 2014 में आप चुनाव लड़े थे तिलक जी, 5 की 5 लोकसभा, 10 की 10 लोकसभा ये हार गए थे और जमानत जब्त हो गई थी इनकी लोकसभाओं में। ये बात करते हैं कांग्रेस, बात करते हैं हमारी। अगर हम इनके साथ ना होते तो इनका इस बार भी 10 की 2 लोकसभा ये हार जाते। दूसरी बात मैं इनकी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि हरियाणा में 3रे नंबर की पार्टी है आम आदमी पार्टी, क्योंकि हरियाणा में 30 लोकसभा में 3रे नंबर पे वोट हमने ली थी और देश में भी 3रे नंबर की पार्टी है। पिछली बार विधानसभा का आंकड़ा क्या था बढ़ाने जी? थोड़ा सा ज्ञानवर्धन करिएगा। किससे? पिछली बार कितने % वोट मिले थे हरियाणा में विधानसभा चुनाव में? पिछली बार जब हम चुनाव लड़ रहे थे, जब तो नया चुनाव था हमारा, हमने जेजेपी के साथ जाके हमने आंकड़ा पूछ रहा हूं, गठबंधन कर लिया था। वो हमारी भूल थी कि उनके साथ हमने गठबंधन किया, हमें कुछ ज्यादा मिले नहीं। सर, उपाध्याय जी को ऑब्जेक्शन नहीं है तो मुझे भी कोई, लेकिन एक बात बताइए, आपको लगता है कि राहुल गांधी राम रहीम का नाम भी लेंगे? 1 मिनट 1% भी वोट नहीं मिला था सर, नहीं मिला था तो वो बता रहे हैं कि 5 सीटें जो जीते हो वो हमारी बदौलत जीते। उपाध्याय जी आपके सामने तो वो बोले अभी चल जाएगा। आप तो 1 हफ्ता रुक जाइए ना। दिल्ली में तो 1 सीट नहीं मिली, हमारे वहां प्रदेश में तो विरोध कर रहा था, बल्कि अकेले चुनाव लड़े होते तो हमको 1 2 3 4 सीट मिल गई होती। अरे हम नहीं गए थे इसके वजह से गठबंधन करने से तुम गए थे हमारे पास, इनके मंत्री और आदि नहीं। भड़ाना जी आरोप लगा, उसका भी प्रभाव रहा जनता पर। भड़ाना जी कह रहे हैं कि तुम लोग आए थे, हम नहीं आए थे। हम नहीं गए थे तुम्हारे पास, तुम आए थे। और कुरुक्षेत्र में भी हम जीत जाते अगर तुम हमारे पीठ में छुरा ना घोंपते। तुम्हारा सारा संगठन तुम्हारी युवराज को जिताने चला गया था। आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता, गठबंधन होता है तो गठबंधन जब होता है तो गठबंधन धर्म का पालन किया जाता है, उसमें दोनों लोग की आवश्यकता होती है। आपके लोग कहाँ चले गए थे कुरुक्षेत्र में? आपके सारे लोग कांग्रेस पार्टी को निशाने पे लिया तो मैं आपको बात कह रहा हूँ, मैं नहीं बोलता था। मैं तो आपको अपना गठबंधन का साथी राष्ट्रीय स्तर पर मानता था। आप जान लीजिए, आपसे गठबंधन होने में हमारा नुकसान हुआ लोकसभा चुनाव में। और दिल्ली में और सीट जीतते, हरियाणा में भी जीतते। आप बताइए, पंजाब में हम लोग अलग अलग चुनाव नुकसान हुआ। आप हाथ में हाथ डाले घूम रहे थे, आज कह रहे हो नुकसान। वहां राहुल गांधी कह रहे थे कि भैया आम आदमी पार्टी को साथ ले लो, हुड्डा जी कह रहे थे नहीं अकेले दम पे जुटवाएंगे, है ना? और आप यहाँ पर कुछ और कह रहे हो, ये बात गलत है उपाध्याय जी। नहीं, एक पंजाब में हमारी सरकार तो थी नहीं, हम 7 सीट जीते, इनकी सरकार थी, बहुत बहुमत से सरकार बनी। 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, बाद में निपट लीजिएगा आपस में। अनुराग जी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग जी, ये हरियाणा चुनाव और राम रहीम, सजा या पेरोल, सवाल खड़े हो रहे हैं। एक बार फिर से सरकारी रहमत मिली है। जी बिल्कुल, देखिए जो राम रहीम जी है उनका जो डेरा सच्चा सौदा है, उसका जो गढ़ है वो है सिरसा। तो अगर आप देखिए तो सिरसा और उसके आसपास के इलाकों में ये भाजपा को फायदा पहुंचा सकते हैं। तो आप देखिए जिस तरीके से इनको पहले 50 दिन का पेरोल मिला, फिर 20 दिन का और पेरोल बढ़ा दिया गया, तो पूरा ये जो है ये सोची समझी एक रणनीति है और एक अंदर ही अंदर एक ऐसा बताया जा रहा है कि एक डील हुई है। क्योंकि आप देखिए अगर भाजपा जो है वो सिरसा में कमजोर स्थिति में है, जहां तक आपने लोकसभा में भी देखा तो भाजपा सिरसा और उसके आसपास कमजोर स्थिति में रही है। लेकिन अनुराग जी, यहाँ मसला सिर्फ सिरसा का नहीं है। अगर प्रभाव वाले क्षेत्र देखा जाए तो सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, दादरी, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, अंबाला, भिवानी, बिल्कुल ये अगर इलाकों को अगर जोड़ दिया जाए तो लगभग 35 सीटें होती हैं। अगर मैं आंकड़ा अगर इधर उधर ना हो तो लगभग 35 सीटें हैं, जहां पर सीधे तौर पर डेरा का दखल दिखाई देता है। जी बिल्कुल, और देखिए आज भी उनके
काफी जो है चाहने वाले हैं डेरा सच्चा सौदा के और बाबा राम रहीम के, और उनके मानने वाले आज भी काफी है, और सिरसा में आज भी उनका आश्रम चलता है। तो जहां तक कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि इससे प्रभाव तो पड़ेगा, पर क्योंकि भाजपा जो है वो रूरल एरियाज में काफी कमजोर स्थिति में है, तो देखना होगा कि कितना फर्क पड़ता है और क्या जीत पाती है भाजपा, क्योंकि भाजपा का एक मिनट, ये बात थोड़ा मेरे गले नहीं उतरती है कि अडानी अंबानी अडानी अंबानी अडानी अंबानी। राहुल गांधी रोज माला लेकर खड़े होते हैं, है ना, रोज सुबह उठते पहले कहते हैं अडानी, फिर कहते हैं अंबानी, फिर अंबानी, फिर अडानी, लेकिन राम रहीम को लेकर रा भी नहीं निकल रहा उनके मुंह से। क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, देखिए वैसे आपने बात सही कही है, कोई भी उनको उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहता है, लेकिन वैसे कांग्रेस ने दूसरी ओर चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी की है। नहीं, वो तो देखा कि भैया सोशल मीडिया बड़ा इस मामले में, उन्होंने कहा कि भैया अगर चिट्ठी नहीं दाखिल करेंगे तो छुपके से दाखिल कर दो। समझ रहे हो मेरी बात आप? छुपके से दाखिल कर दो। अगर इनकी मंशा सही है, उपाध्याय जी को लाइन पर एक बार जरा दिखाइए चेहरा, अगर इनकी मंशा सही है तो यह अधिकार है कि कल सुबह उठ के उपाध्याय जी जाए और कोर्ट में अर्जी डाल दें। ये अधिकार है उपाध्याय जी के पास, तिलक जी ये नहीं जाएंगे। अडानी अंबानी का नाम लेने से आपको भी कष्ट हो रहा है, हम इससे बहुत दुखी है। क्यों? आप तो निष्पक्ष चैनल है, बड़े सरकार है उपाध्याय जी, और हमारे भाई कह रहे हैं उपाध्याय जी, मैं आप लोगों की तरह सिलेक्टिव नहीं हूं। सुन लो उपाध्याय जी, ये खेल किसी और के साथ खेलना, मैं आप लोगों की तरह सिलेक्टिव नहीं हूं। आप तो मेरे साथ सैकड़ों डिबेट कर चुके हैं, ठीक है, तराजू सबके लिए बराबर है उपाध्याय जी। भंडारा जी तो पहली बार बैठे हैं, आप तो मेरे साथ सैकड़ों बार बैठ चुके हैं और आप मेरा फितरत जानते हैं। आप लोगों की गुलामी करने के लिए कभी नहीं बैठा हूं मैं यहाँ। जो सवाल जनता के वही पूछता हूं और ठोक बजा के पूछूंगा। उपाध्याय जी, अगर इतनी हिम्मत है तो जाइए कोर्ट में जाकर दाखिल करिए राम रहीम के खिलाफ। विजय जी कह रहे हैं ना कि कांग्रेस ने अपील किया तो उनको आप दौर से जाकर चुप करा दे रहे हैं, तो सर कर दीजिए ना, जाइए चुनाव आयोग क्यों जाते हो, कोर्ट भी चले जाओ, अब पूरी बन जाओ पार्टी करते हैं पेरोल का। अगर इतनी ज्यादा हिम्मत है तो जाइए ना कोर्ट, कौन रोक रहा है आपको? अरे हम विरोध तो कर रहे हैं सर, विरोध खुद ही, ठीक है, जनता फैसला कर देगी, 2 दिन 3 दिन की बात है, ठीक है। हाँ उपाध्याय जी, जरूरत क्या है ना? हाँ, संविधान जिस तरह से, संविधान का जिस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, जनता फैसला कर देगी 3 दिन में ही। उपाध्याय जी, जाने में तो समय लगेगा। उपाध्याय, यही हमने एमपी में भी सुना था, है ना? ठीक, एक पवन गोयल साहब जी, मैं एक बात जानना चाह रहा था, ये सोनम वांगचुक का नाम सुना है आपने? जी बताइए। सोनम वांगचुक जी बताइए। सुना है आपने? बता, आगे तो चलिए। दिल्ली में जो सीमा है, हिरासत में ले लिया गया जनाब को। पता है कौन है? अभी बता ही देंगे आप। आपको नहीं मालूम? नहीं, मेरे को मालूम नहीं, बताइए। इनके बारे में कभी नहीं सुना आपने? अब आप बताएंगे तो सुन ही लूंगा सर। मतलब इस शख्सियत के बारे में कभी नहीं सुना? सोनम वांगचुक, इनकी पदयात्रा को रोक लिया गया। अच्छा, लद्दाख से उनके साथ कई लोग आए। मसला तो पर्यावरण मंत्री का था और फैसला पुलिस ने ले लिया। 120 लोगों को किस कानून के आधार पर रोका गया, इसको लेकर तो सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन राम रहीम आजाद हो जाता है और सोनम कैद हो जाते हैं। सर ये कैसा इंसाफ? मैं जवाब दे रहा हूं। लद्दाख में जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था, अब उनकी बात कर रहे हैं। कानून प्रशासन ने अपना काम किया, उनको आने नहीं दिया। कोर्ट ने उनको जमानत दे दी, उसमें भी आपने भारतीय जनता पार्टी का एंगल जोड़ दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बाबा राम रहीम क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं क्या? जब कानून ने, देश की जांच एजेंसी, सुरक्षा एजेंसी, कानून व्यवस्था, चौथा सबसे बड़ा स्तंभ न्यायपालिका, जिन्होंने उनपे एक अपील कर दी है, उनपे कंडीशन लगा दी है, आप हरियाणा चुनाव को लेकर कोई शब्द नहीं देंगे, हरियाणा में आप जाएंगे नहीं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसका कोई राम रहीम, एक सेकंड, इसका कोई मैसेज नहीं होता। सिर्फ इसी साल की मैं बात करूं तो प्रचार के चुनाव प्रचार के दौरान हरियाणा में 13 अगस्त से 2 सितंबर तक 21 दिन की फर्लो मिली थी। बाहर रहा राम रहीम। लोकसभा चुनाव से ठीक
19 जनवरी पहले की बात कर रहा हूं, 50 दिन की पैरोल राम रहीम को मिली। इससे पहले अक्टूबर 2022 40 दिन राम रहीम बाहर। उस समय पंजाब में उपचुनाव, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव। सर ये तो आपके सामने हिमाचल भारतीय जनता पार्टी जीत क्यों नहीं गई? अच्छा सिसोदिया को एक सेकंड सुन लीजिए सर, मेरे को बहुत देर बाद टाइम बचते हैं। जमानत तो संजय सिंह को भी मिल गई, मनीष सिसोदिया को भी मिल गई, अरविंद केजरीवाल जी को भी मिल गई। तो ये तो उसको क्यों नहीं होगा? ये सजा याफ्ता दोषी है? तो बिल्कुल दोषी है, तभी तो जेल में 20 साल की सजा है। तो जो जेल में है वो दोषी है? जेल में कौन जाएगा? आप और मैं क्यों नहीं जा रहे जेल में? जेल में गए होंगे वो भी दोषी थे। जेल तो दोषी को ही जाना पड़ेगा, ईमानदार को ही जाएगा सर। अच्छा, तो जेल दोषी ही जाएगा। आपके नेता भी तो कभी जेल गए होंगे सर, वो दोषी थे? नहीं, दोषी होंगे तभी जेल गए होंगे जी। आपके नेता जो जेल गए वो दोषी थे? बिल्कुल दोषी होंगे, जेल गए होंगे। नहीं, दोषी थे आप ये कह रहे हैं? आप नाम बताएंगे तभी तो मैं डिफाइन कर पाऊंगा। अच्छा, नाम बताएंगे। तो अभी तो आप बता रहे थे कि जो जेल में जाएगा वो दोषी है। मैं तो अभी भी यही कह रहा हूं, जेल जो जाएगा वो दोषी होगा। अच्छा, तो केजरीवाल दोषी हैं, कोर्ट ने बोल दिया। तो ये कोर्ट फैसला करेगा ना इसका, भारतीय जनता पार्टी फैसला करेगी। आप तो फैसला कर चुके हो। मेरे कहने से कोई सजा हुई है उनको, या मेरे कहने से उत्तराखंड में मंत्री है सर, कोर्ट कह रहा है कैबिनेट को कि फैसला लीजिए 8 अक्टूबर तक, मुकदमा दर्ज करने के लिए बताइए। और आपके मंत्री आय से अधिक संपत्ति का मामला नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने को तैयार नहीं। कौन सी नैतिकता की बात करो पवन गोयल साहब? सर देखिए, आप उन्होंने स्टेटमेंट कोर्ट ने दी ना, कोर्ट की स्टेटमेंट को आप फॉलो कर रहे हैं ना जी। तो कोर्ट ने कहा आपके मंत्री के खिलाफ कहा मुकदमा दर्ज करना है, कैबिनेट फैसला ले 8 अक्टूबर तक। आप कौन से चाल चरित्र चेहरे की बात कर रहे हो? तिलक चावला जी, ये बात आपके ऊपर भी लागू होती है। अब आप ध्यान से सुन लेना, इंटरप्ट नहीं करना। अगर तो राम रहीम को कोर्ट जमानत दे दे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार, और उत्तराखंड में कोर्ट कह दे तो कोर्ट सही। तो कोर्ट को भी आप दो पहलू से देख रहे हैं। अच्छा। उत्तराखंड की कोर्ट को सही कह रहे हैं। अच्छा। और हरियाणा के लिए जमानत देने के ऊपर आप भारतीय जनता पार्टी का फेवर कर रहे हैं। ये क्या बात है? आप दोहरा मापदंड तो आप देख रहे हैं सर। दोहरा मापदंड कैसे हुआ? कोर्ट कह रहा है आपके मंत्री पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप, आय से अधिक संपत्ति का मामला, आपके मंत्री नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने को तैयार नहीं, और आप ये कह रहे हो कि हम चाल चरित्र और चेहरे की बात करते हैं। देखिए, आप खुद ही देख लीजिए। आपको भी कोर्ट ने, आपने भी कोर्ट को दो तरीके से डिवाइड कर दिया। उत्तराखंड की कोर्ट आपको सही लग रही है और राम रहीम की कोर्ट आपको भारतीय जनता पार्टी से कनेक्शन जोड़ रहे हो। बता दो 120 लोगों को किस कानून के आधार पर रोका गया? तो कानून प्रक्रिया बताएगा ना सर, किसी कानून के संविधान के हिसाब से तो किया होगा। संविधान जो उनको ताकत देता होगा उसी ताकत के हिसाब से उनको कहा होगा कि आप नहीं जा सकते। तो यानी केजरीवाल दोषी हैं? शराब घोटाले के आरोपी हैं तो दोषी है। आरोपी दोषी हो गए तभी तो उन्हें सजा हुई सर। बड़ाना जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। बड़ाना जी पहले आप, फिर उपाध्याय जी। वो कह रहे हैं कि राम रहीम की बात करो, केजरीवाल की भी दो बातें कर लो। बड़ाना जी, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है बीजेपी वालों की। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, दो मुकदमा नारायण राणे पे भी हो गया था, वो भी दोषी थे, फिर उन्होंने अपनी पार्टी में क्यों ले लिए? कुलदीप बिश्नोई पे आज अधिक संपत्ति के का मुकदमा दर्ज, वो उनपे वो भी दोषी थे, उन्होंने अपनी उसमें पार्टी में क्यों ले लिए? घोटाले में नाम था, FIR दर्ज हो गई थी, वो इनकी पार्टी। राकेश जी जवाब भी ले लो फिर। इनकी पार्टी में जो लोग चले जाते हैं वो पाक साफ हो जाते हैं, बाकी सब लोग होते हैं। धर्मराज जी, पूरा देश इस बात को जानता है। जिस तरीके से विपक्ष को दबाने का काम ये लोग करते हैं, घोटालों की सिर्फ खुद की सरकार है। हरियाणा में कोई ऐसा विभाग नहीं जिसमें इन्होंने ठगा नहीं, कोई ऐसा विभाग नहीं था, चाहे शराब का मामला हो, चाहे नगर निगम का मामला हो, चाहे नौकरियां देने की बात हो, चाहे कोई भी ऐसा काम नहीं था जहाँ इन्होंने रिश्वत ना ली हो। धर्मराज जी, पूरा हरियाणा इस बात को जानता है, क्योंकि मैं देश में नहीं जाना चाहता। हरियाणा में चुनाव है तो हरियाणा की बात में करना चाहता हूं। करना चाह रहे हैं गोयल साहब। जी जी जी, मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को बड़े ध्यान से सुन रहा था। आज इनकी नजरों में राहुल गांधी जी भी ईमानदार हो गए, सोनिया गांधी भी ईमानदार हो गई, अखिलेश यादव जी भी ईमानदार हो गए, लालू प्रसाद यादव जी के बेटे तेजस्वी यादव भी ईमानदार हो गए, उद्धव ठाकरे परिवारवाद वाली पार्टी भी ईमानदार हो गई, एनसीपी के शरद पवार भी ईमानदार हो गए। जब ये आरोप लगाते थे तब वो बेईमान थे।
आज इनके इंडिया अलायंस में आ गए तो कट्टर ईमानदार हो गए। पहले मैं आपके बीच में नहीं बोला था राकेश जी, राकेश जी मैं आपके बीच में नहीं बोला था। अभी आप ज्ञान दे रहे थे थोड़ी देर पहले कि मेरे बीच में मत बोलो, अब आप मेरे बीच में बोल रहे हो। प्लीज आप सुन लीजिए, जब आप 28 पॉलिटिकल पार्टियों पे आरोप लगाते थे ना, तब वो कट्टर बेईमान थे। आज आप उन्होंने अलायंस कर लिया तो कट्टर ईमानदार हो गए। तो पहले आप सोच लो कि वो बेईमान है या ईमानदार है। दूसरी बात, जैसे आप एनसीपी की बात करें ना, अजीत पवार की, शरद पवार से अपनी पार्टी नहीं संभाली गई अजीत पवार, और अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, एनसीपी के 2 पार्ट हो गए। एनसीपी से अपनी एनसीपी नहीं संभाली गई। उसी तरीके से शिवसेना से उद्धव ठाकरे से आज माननीय जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के शिंदे साहब, वो नहीं संभालेगा। शिवसेना भी 2 पार्ट में हो गई। आपसे अपनी पार्टी संभल नहीं रही, आपसे कुमार विश्वास संभल नहीं रहे, स्वाति मालीवाल आपसे महिला, अभी आप महिलाओं की बात कर रहे थे, आपकी पार्टी भी नहीं बनी थी तब से पहले स्वाति मालीवाल थी अरविंद केजरीवाल जी के साथ। आज वो कट्टर बेईमान हो गई और बीजेपी की एजेंट हो गई। इतनी बीजेपी की एजेंट है तो फिर निकाल क्यों नहीं देते? अभी भी राज्यसभा सांसद क्यों रखा हुआ है? आज तक आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल को पार्टी से निकाला नहीं है। राकेश जी प्लीज जल्दी से जवाब दीजिए, फिर अनुराग जी आप। मैं ये कहना चाहता हूँ तिलक जी से पूछो, अगर नीतीश कुमार को जिसके भर भर के गालियां दिया करते थे और नीतीश कुमार को सबसे बड़ा पलटू राम और बेईमान बताया करते, भ्रष्टाचारी बताते थे और कहते थे कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम जेल में डाल देंगे, वो ईमानदार हो गए क्या? इनसे पूछ रहा। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला जिसको भर भर के गाली देते तो कहते हैं कि ये पक्के भ्रष्टाचारी, उनके साथ 4.5 साल इन्होंने सरकार चलाई, वो ईमानदार हो गए क्या? भारतीय जनता पार्टी का चेहरा जो बाहर है वो अंदर कुछ और है। इनकी करनी और कतनी में जमीन आसमान का फर्क है। राकेश तो जी, ये भ्रष्टाचारी खुद ही है। राकेश जी अभी कुछ रोज पहले का, कुछ घंटे पहले का एक बयान है राहुल गांधी का, उससे पहले वैसे हुड्डा भी बोल चुके हैं, कह रहे हैं कि ये जो हमारी फाइट है, लड़ाई है, वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच है और जो छोटी पार्टी है वो वोट कटुआ, उनसे सावधान रहना। किसको कह रहे थे वो? तिलक जी अभी मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी ने अभी CWC की मीटिंग में क्या कहा था? पूरा देश इस बात को जानता है। अभी तो चंद घंटे पहले कह रहे वोट कटुए हैं, इनसे ध्यान रखना। मैं उसी बात से आ रहा हूँ तिलक जी। ये राहुल गांधी तो कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन कर लो, हमने थोड़ा कहा था, और आज ये कह रहे हैं क्योंकि ये डरते हैं, इन्हें पता है कि अरविंद क्यों डरते? उपाध्याय जी ऐसा है पवन तिलक जी, हम कांग्रेसी बब्बर शेर होते हैं, चाहे नेता हो चाहे कार्यकर्ता, हम लोग होते हो, सबको पता है कितने बड़े। बात आप पवन जी को बात हम कहना चाहते हैं कि चोर वोर मत बोलिए सर, वो इतना सम्मान रख रहे हैं उपाध्याय जी आपका, इस तरह से मत बोलिए चोर वोर। अब सम्मान इसलिए रख रहे हैं कि भैया राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन रहा है, अब नहीं तो बोलने के तो हम कहते पवन जी नहीं है, पहले बोले तो हमने कुछ बोल दिया। दूसरी बात, ये पवन जी भैया आरोपी और दोषी में अंतर समझ कर आइएगा। आप बार बार आरोपी और दोषी की नहीं आप लोग वोट कटुआ किसको बोल रहे हो? पहले हुड्डा जी ने बात बोली, फिर राहुल जी अभी बोल गए, फिर किसको कह रहे हो वोट कटुआ? देखिए वो छोटे छोटे जो पार्टियां हैं, कौन है, जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर खड़े हैं, उसमें वहां पर इनेलो के लोग हैं, बीएसपी जा रही है वहां पर लड़ने के लिए चुनाव, बीजेपी इनके बी टीम उत्तर प्रदेश में रही है हमेशा, और जो है जेजेपी है, सब तमाम पार्टियां हैं, वही उनको वोट कटवा कहा जा रहा है। पार्टी उस कैटेगरी में है कि नहीं? अब भैया वो वहां पर जो जितनी भी पार्टियां छोटी है, जिनका कोई आधार नहीं है, जिनका 2% 3% भी वोट नहीं है, तो उनको तो वोट कटवा माना जाएगा। उसमें जो भी पार्टी आप समझ लीजिए, तो आम आदमी पार्टी है ना उसमें आपकी नजर में? तिलक जी अब उनको 4% 2% वोट नहीं मिला होगा पिछली बार में, तो होगी नहीं, अगर मिला है तो नहीं होगी। नहीं, वो तो नोटा से भी कम वोट मिला था पिछली बार। हाँ, तब आप ही विश्लेषण कर लीजिए, शायद 0.4% था शायद जी। तो ये वोट कटुए हैं। हाँ तिलक जी जी उपाध्याय जी। हाँ, और जो आज कह रहे थे, आप देखिए, एक मिनट हम बता दे रहे हैं, हरियाणा का चुनाव किसान, नौजवान और संविधान और पहलवान, इन 4 चीजों पर लड़ा जा रहा है मुख्य रूप से। इस तरह से चारों को समाप्त करने का प्रयास ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। एक शब्द राम रहीम को बुलवा दीजिएगा राहुल गांधी से। ओके, अनुराग जी जल्दी से फिर फाइनल कमेंट पवन जी का। हाँ, तो राम रहीम पर भी बता रहे, कहा है राम रहीम हो चाहे ड्रग माफिया हो, अदानी जी को लाभ देने के लिए वहां बार वही बात। एक मिनट अनुराग जी जल्दी से फाइनल कमेंट आपका। जी देखिए, ये जैसे उपाध्याय जी जो बोल रहे थे कि
जो है कांग्रेस गठबंधन करके नुकसान हुआ आम आदमी पार्टी के साथ, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जी खुद ही गठबंधन करना चाह रहे थे और इसीलिए कम से कम 7 या 8 दौर की बातचीत चली राघव चड्ढा जी के साथ, वो और सीटों की संख्या पे भी लगभग सहमति थी, बस वो पसंद की सीटें नहीं मिली, इसलिए गठबंधन नहीं हुआ। हैसियत याद दिला रहे थे उपाध्याय जी, कह रहे हैं कि हैसियत क्या है, कुछ इस टाइप का। पवन जी फाइनल कमेंट आपका। 5 साल पहले का आप अभी उनका पवन जी एक बात मैं कार्यक्रम खत्म कर रहा हूं। आप कह रहे हो कि हमारा इस राम रहीम से बलात्कारी रेपिस्ट से कोई लेना देना नहीं, जो सजा याफ्ता है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आप ये कह रहे हो जब हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, तो आप इस मंच से अपील करिए कि इस बलात्कारी के कहने पर अगर ये कहे किसी पार्टी को वोट करना तो मत करना। बिल्कुल, मैं तो स्टेटमेंट दे रहा हूँ। हाँ, राम रहीम की बातों में मत आना। राम रहीम की बात मैं तो कह रहा हूँ चैनल पर। ये नहीं ये बोलिए कि अगर ये किसी पार्टी का समर्थन करने को बोले, कहे कि इस पार्टी को वोट करो, उस पार्टी को वोट मत करना इस बलात्कारी के कहने पर। आपने मेरे से स्टेटमेंट मांगी, मैंने अपनी स्टेटमेंट दे दी। नहीं तो बोलिए ना, ये बलात्कारी बोलने में दिक्कत हो रही है क्या? बलात्कारी है वो, मैं तो कह रहा हूँ बोलिए ना। बलात्कार क्या? तो अगर ये किसी पार्टी का कहे कि वोट करो तो वोट मत करना, बोलिए ना। अपील राम रहीम की स्टेटमेंट मुझसे क्या बुलवा रहे, मैं अपनी स्टेटमेंट देता हूँ। हाँ, तो आप अपील तो कर सकते हैं ना। आप मैं बिल्कुल अपील कर सकता हूँ। अपील करिए। मैं देश की जनता से, हरियाणा की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ, आपकी नजर में जो भी ईमानदार हो उस व्यक्ति की नजरों से देखना। अगर वो कोई बलात्कारी हो, बेईमानी हो, चोर हो, घोटालेबाज हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल घोटालेबाज हो, क्या राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में जमानत तो उनको नजरिए से देखना। गोयल साहब खेल गए ना? मैं तो नहीं खेला, बिल्कुल खेल गए। घोटाले के आरोपी नहीं है अरविंद केजरीवाल, खेल गए सर आप। मैंने राम रहीम की बात की, आप केजरीवाल पे पहुंच गए। पूरी बात करो गोयल साहब, मैंने राम रहीम की बात की, आप केजरीवाल पे चले गए। मैंने सबका उत्तर दिया। गोल पोस्ट चेंज कर लिया आपने गोयल साहब। नहीं, राहुल गांधी ईमानदार है आपकी नजरों में। ठीक, आपकी काबिलियत का कायल हूं मैं, इसीलिए कि सवाल को गोल कर जाते हो आप। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया उपाध्याय जी, गोयल जी आपका भी, बढ़ाना जी आपका भी, और अनुराग जी आपका भी। तो ये हरियाणा की सियासत है, अब सरकारी रहमत है या फिर चुनावी आधार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।